टू फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। इस लेक्चर के अंदर अब हमने कंक्लूड करना है लॉजिक डिज़ाइन का टॉपिक। पिछले लेक्चर तक आप लोग डिज़ाइन ऑफ रजिस्टर्स तक तमाम चीज़ें देख आए हैं। नाउ यू अंडरस्टैंड कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, यू आल्सो अंडरस्टैंड सीक्वेंशियल सर्किट्स, यू आल्सो अंडरस्टैंड हाउ डू यू create a register out of D latches or D flip-flops, और उसकी सारी discussion आपके जहन में है. Now we want to just bring it all together and to understand at a fairly high level. बहुत ज़्यादा अब डिटेल में हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेल्स तो इसकी obviously बहुत हैं, लेकिन वन अभी ना तो हमें इसकी ज़रूरत है और टू इस कोर्स की हद तक उतनी डिटेल रिक्वायर्ड नहीं है. If you're ever interested, take a course on computer architecture and then you'll learn all of the missing components जो यहाँ पर चीज़ें रह गई थी. तो हम इस लेवल ऑफ डिटेल तक ज़रूर जाएंगे कि एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में डेटा ट्रांसफ़र कैसे होता है, द बेसिक आइडिया ऑफ अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यूज़ किस तरह से होता है, किस तरह से एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है और रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं. सो विल सी दैट एट अ हाई लेवल एंड देन विल कंक्लूड दिस डिस्कशन ऑन लॉजिक डिज़ाइन देयर इंशाल्लाह. सो ये वो डायग्राम है रजिस्टर की जो आपने पिछले लेक्चर के अंदर देखी थी. यहाँ पर हमारे पास जो I0 से लेकर I7 तक है, ये हमारे रजिस्टर के पास इनपुट्स आ रही हैं. रजिस्टर हमारा पूरा जो है वो D फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बना हुआ है. C इसके अंदर इसकी कंट्रोल इनपुट है जिसके ऊपर हम क्लॉक प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये राइजिंग एज के ऊपर, लेट्स अज्यूम कि राइजिंग एज के ऊपर ये अपनी नई वैल्यूज़ को लैच कर लेता है. ठीक है, दैट मीन्स कि इस रजिस्टर में एक थोड़ी सी ख़राबी ये है कि हम इसके इनपुट को जब भी बदलेंगे अगली क्लॉक के ऊपर इसकी वैल्यू बदल जाएगी. यानी वी कैन नॉट रिटेन अ वैल्यू इन इट ऑन मल्टीपल क्लॉक साइकिल्स. अगर हमने इनपुट के ऊपर से वो वैल्यू हटा दी, यानी हमें क्लॉक बंद करनी पड़ती है, जो कि हम नहीं कर सकते. सो दैट्स अनदर पॉइंट कि क्लॉक जिस भी जहाँ जहाँ सिक्वेंशियल सर्किट्स हैं, हम नॉर्मली क्लॉक को कभी नहीं रोका करते. एंड देयर आर रीजंस फॉर दैट कि क्लॉक वो सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस है जो आपके पूरे के पूरे सिक्वेंशियल सर्किट्स को, उस तमाम चीज़ों को आपस में सिंक में रखता है. सो वी यूजुअली डिस्करेज कि हम किसी जगह क्लॉक रोक कर उसकी वैल्यू रिटेन करें, बिकॉज दैट इज़ पॉसिबल कि आप यहाँ पर पीछे एक गेट लगा दें. लेट्स अज्यूम कि आई क्रिएट अ गेट हियर. इस जगह के ऊपर मैं एक गेट लगा देता हूँ और उस गेट की दूसरी इनपुट की मदद से मैं इस क्लॉक को बंद कर देता हूँ. नाउ द गेट कुड बी डिज़ाइन इन अ वे कि मैं जिस वक्त इस क्लॉक को आने को बंद करूँ तो आउटपुट 1 पे फिक्स हो जाए, यानी और गेट लगाऊँ, या आउटपुट 0 पे फिक्स हो जाए, यानी मैं यहाँ पर एंड गेट लगा दूँ. इससे क्या होगा कि डिपेंडिंग ऑन कि ये कौन से एज पर ट्रिगर होने वाली फ्लिप फ्लॉप्स हैं, मैं इसकी वैल्यू को रिटेन करवा सकता हूँ. राइट, आई थिंक यू अंडरस्टैंड द मैसेज. लेकिन दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये हम नहीं करते. दिस इज़ नॉट समथिंग दैट वी इनकरेज, ऑल्दो इट कैन बी डन. What we actually do is something like this. So this is known as a register with a parallel load. तो अब ये पैरेलल लोड की फंक्शनैलिटी को पहले समझ लेते हैं. यहाँ खाली हमारे पास एक 4 बिट का रजिस्टर है जिसके अंदर बिट 0 जो है वो यहाँ पर स्टोर हुई हुई है, बिट 1 यहाँ स्टोर हुई है, बिट 2 और बिट 3 यहाँ स्टोर हुई हुई है. ठीक है, अब हम इस रजिस्टर के अंदर ये कैपेबिलिटी लाना चाहते हैं कि अगर हम चाहें तो अगली क्लॉक के ऊपर इसमें नई वैल्यू आ जाए, और अगर नहीं हम चाहते कि ये राइट करे तो इसमें अगली क्लॉक साइकिल के ऊपर इसी की वैल्यू रहे. जो सिंपल सा आइडिया है ना, आप लोग शायद रिकग्नाइज कर रहे होंगे, जो इतना सर्किट बना हुआ है ना, दिस इज योर टिपिकल मल्टीप्लेक्सर. तो बेसिकली ये मल्टीप्लेक्सर हमने लगाया हुआ है, सिर्फ खोल के डिज़ाइन किया हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी हो. इस मल्टीप्लेक्सर की एक इनपुट के ऊपर, ये वाली इनपुट के ऊपर आउटपुट ही की वैल्यू वापस आ रही है, और इसकी दूसरी इनपुट के ऊपर ये इनपुट आ रही है. एंड नाउ वी जस्ट वांट टू क्रिएट अ सिलेक्शन. जब भी हम नई वैल्यू लोड कराना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि ये वाला रास्ता खुल जाए और इसमें पैरेलल लोडिंग हो जाए, यानी ये वाली वैल्यूज़ जो हैं ये इसके अंदर लोड हो जाए. और जब भी हम ये चाहेंगे कि ऐसा ना हो बल्कि इसकी वैल्यू इसमें रिटेन्ड रहे, तो उसके लिए ये जो फर्स्ट वाले एंड गेट्स हैं हम इनको एक्टिवेट कर देंगे. सो फर्स्ट पाथ से क्या होगा, अगली क्लॉक आएगी तो यही वैल्यू वापस आकर इसमें दोबारा स्टोर हो जाएगी. तमाम पाथ से यही वैल्यू वापस आकर इसमें दोबारा स्टोर हो जाएगी. ठीक है जी, आई होप कि दिस इज क्लियर एंड आई होप दिस इज सिंपल इनफ. ठीक है, दिस इज जस्ट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वे ऑफ आइदर रिटेनिंग द वैल्यू इन द रजिस्टर और लोडिंग द रजिस्टर विद अ न्यू वैल्यू. तो अब जब ये क्लियर हो गया, अब ज़रा इसकी थोड़ी फंक्शनैलिटी को पूरा तफसील से भी देख लेते हैं. इसके पीछे ये लोड की इनपुट लगी हुई है. अगर मैं लोड के ऊपर 0 प्रोवाइड करूं, यहाँ नॉट करके 1 हो गया और यहाँ इस लाइन के ऊपर 0 हो गया, दैट मीन्स कि इस लाइन की वजह से ये डिसेबल हो गया, ये डिसेबल हो गया, ये डिसेबल हो गया, ये डिसेबल हो गया. डिसेबल का मतलब आप समझ चुके होंगे कि इनके आउटपुट्स के ऊपर सिंपल 0 आ रहे हैं, I0 से लेकर I3 नहीं आ रहे. ठीक है, और ये जो फर्स्ट वाला है ऑब्वियसली इसके ऊपर 1 आ गया तो ये इनेबल हो गया, ये इनेबल हो गया, ये इनेबल हो गया, ये इनेबल हो गया, मीनिंग कि ये रजिस्टर अब जितनी भी क्लॉक्स आती रहेंगी अपनी वैल्यू को रिटेन रखेगा, यही वैल्यूज़ वापस आकर इसमें स्टोर होती रहेंगी. ठीक है, क्लियर हो गया, एक एक पाथ हमें समझ में आ गया. अब इसका दूसरा पाथ देख लेते हैं. लेट मी जस्ट क्विकली रब.
everything here. The second path is कि अगर मेरे लोड के ऊपर 1 आएगा, यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा. दैट मीन्स कि इस 0 की वजह से ये डिसेबल हो गया, ये डिसेबल हो गया, ये डिसेबल हो गया और ये डिसेबल हो गया, यानी इनकी आउटपुट्स के ऊपर 0 आ गए. और इस 1 की वजह से ये इनेबल हो गया, ये इनेबल हो गया, ये इनेबल हो गया और ये इनेबल हो गया. तो मीनिंग यहाँ पर I0 आ गया, यहाँ पर I1 आ गया, यहाँ पर I2 आ गया और यहाँ पर I3 आ गया. दैट मीन्स कि अगला वाला गेट और गेट है, इसका 0 के साथ और हो रहा है. तो यहाँ पर I0 आ गया, यहाँ पर I1 आ गया, यहाँ पर I2 आ गया और यहाँ पर I3 आ गया. तो अब इस क्लॉक साइकिल नेक्स्ट राइजिंग एज के ऊपर इन फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर ये वाली वैल्यू लैच हो जाएगी, ये वाली वैल्यू स्टोर हो जाएगी. तो ये लोड कर लेगा. सो नाउ दिस रजिस्टर कैन बी मेड टू आइदर लोड अ वैल्यू फ्रॉम इट्स इनपुट और रिटेन इट्स ओल्ड वैल्यू ओवर मल्टीपल क्लॉक साइकिल्स. अब ये पूरी फंक्शनैलिटी हमारे पास आ गई. तो अब हमारे रजिस्टर के अंदर दोनों कैपेबिलिटीज जो हमें चाहिए थी वो मौजूद हैं. इट कैन आइदर रिटेन द वैल्यू, चाहे जितनी मर्जी क्लॉक्स आती रहें, और इट कैन लोड अ वैल्यू फ्रॉम इट्स इनपुट. अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हाउ डू यू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लोडिंग अ वैल्यू फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर. जिसके लिए जो चीज़ हम देख रहे हैं उसको हम कहते हैं कॉमन बस सिस्टम. सो ये कॉमन बस मैं आपको एक दफ़ा जब समझा दूंगा ना, तो इससे होपफुली आपके जहन में पूरे के पूरे सिस्टम की समझ आपको आ जाएगी कि किस तरह से इस तरह के कंप्यूटिंग सिस्टम्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं, प्रोसेसर के अंदर वायरिंग्स किस तरह होती हैं. बाय द वे, कॉमन बस इज़ वन वे ऑफ डूइंग दिस. वी कैन हैव मल्टीपल कॉमन बसेस, बट पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि कॉमन बस होती क्या चीज़ है. सो थिंक ऑफ दिस सिस्टम. सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि इस डायग्राम में है क्या क्या. सबसे नीचे आप 4 रजिस्टर्स देख रहे हैं. सो यू हैव योर रजिस्टर A, B, C एंड D, ठीक है, जो कि 4 बिट के रजिस्टर्स हैं और इनकी आउटपुट्स ये लगी हुई हैं A0, A1, A2, A3, B0, B1, B2, B3, C0, C1, C2, C3, D0, D1, D2, D3, ठीक है. सब के अंदर आप एज्यूम कर लें कि देयर इज़ अ लोड इनपुट, जो अभी हम देख रहे हैं. जब लोड 1 करेंगे तो ये अगले क्लॉक साइकिल पर अपनी इनपुट से वैल्यू लोड कर लेगा. सो इनपुट इसकी यहाँ पर लगी हुई हैं चारों. सो इन सब रजिस्टर्स की इनपुट्स भी उसी तरह से हैं जो यहाँ पर है, ठीक है. एंड देन देयर इज अ क्लॉक दैट गोज टू एवरी रजिस्टर. सो लोड क्लॉक ये सब के अंदर लगी हुई है, ठीक हो गया. नाउ ऊपर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आ रही है. जो हम यहाँ हमारा गोल है ना, हमारा गोल ये है कि किसी तरह से मैं ऐसा सिस्टम क्रिएट कर लूँ जिसमें मैं कह सकूँ कि रजिस्टर ए के अंदर रजिस्टर डी की फॉर एग्जांपल वैल्यू लोड कर दो. तो इट्स लाइक अ मूव डी, आई शुड राइट कैपिटल, जो एक दफ़ा रूल बन जाए, या आई शुड राइट कैपिटल. सो मूव डी ए फॉर एग्जांपल मैं ये करना चाहता हूँ, ये फंक्शनैलिटी बनाना चाहता हूँ मैं. सो आई वांट टू क्रिएट द हार्डवेयर जो ये फंक्शनैलिटी इनेबल कर सके. सो लेट्स से डी को ए में मूव कर सके, ए को बी में मूव कर सके, बी को ए में मूव कर सके, बी को बी में मूव कर सके एंड सो ऑन. ये सारी फंक्शनैलिटीज़ बन सकें किसी तरह. इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो चीज़ हम जो मेथड हम यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं कॉमन बस. So by common bus we mean, think of it like your ring road, जो पूरे शहर के इर्द गिर्द जा रही है. और कहीं से भी कोई शख्स रिंग रोड के ऊपर जा सकता है और कहीं पर भी रिंग रोड से उतर सकता है. देयर आर स्पेसिफिक पॉइंट्स जो बने हुए. So we create like a ring road and that is our common bus. So let me just create that common bus. ये जो यहाँ बनी हुई है ना, मैं इसको पूरा करके यहाँ पर पूरा U की फॉर्म में बना देता हूँ और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि इन तारों के ऊपर वैल्यूज़ क्या आ रही हैं. Let me just create this whole thing and I'm hoping to draw as straight lines as possible. अच्छा जनाब, ये वायर्स बन गई. अब इन वायर्स के साथ मैं ऐसा करता हूँ कि सारी इनपुट्स को जोड़ देता हूँ. सो नाउ फॉर एग्जांपल लेट मी जस्ट डू इट केयरफुली. ये मेरी I0 है इस रजिस्टर की, ये मेरे इस रजिस्टर की I1 है, ये मेरे इस रजिस्टर की I2 है और ये मेरे इस रजिस्टर की I3 है. सो ज़ीरोथ लाइन के ऊपर मैंने इसको जोड़ दिया, फर्स्ट लाइन पे इसको जोड़ दिया, सेकंड पे इसको, थर्ड पे इसको. Similarly I do for this, I make connections for this second register, for this third register and for this. आप में से कुछ लोग ऑलरेडी पहुंच चुके होंगे कि हम करने क्या वाले हैं. ऑलराइट, सो अब ये सड़क बन गई है और ये सड़क सारे रजिस्टर्स की इनपुट से भी जुड़ी हुई है. नाउ द क्वेश्चन इज कि इस सड़क के ऊपर है कौन. इस पे A1 पड़ा हुआ है, इस पे A पड़ा हुआ है, B पड़ा हुआ है, C पड़ा हुआ है, या D पड़ा हुआ है. इस पे एक रजिस्टर की 4 बिट की आउटपुट पड़ी हो सकती है, इस पे कोई वैल्यू हो सकती है.
और इतना हम एग्री कर लेते हैं कि अगर इस पे कोई वैल्यू पड़ी हुई हो और मैं लोड को 1 कर दूं किसी भी रजिस्टर के, तो नेक्स्ट क्लॉक साइकिल के ऊपर उस रजिस्टर में वो वैल्यू लोड हो जाएगी। डू वी ऑल एग्री? फर्ज कीजिए कि इसके ऊपर रखा हुआ है 0 1 0 1, ये इस वायर पे आ रहा है, और अब मैं इस वक्त जो है लेट्स से इस रजिस्टर ए के लोड को जो है वो 1 कर दूं, तो जब नेक्स्ट राइजिंग एज आएगा, क्योंकि इसका लोड 1 हो गया है, ये वाली वैल्यू 0 1 0 1 यहाँ लैच हो जाएगी, मीनिंग यहाँ पर आ जाएगा 0, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, इट वुड बी 1 0 1 0, ये इसके अंदर लोड हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? सो all I have to do in order to load this value from the bus into the register is to enable the load input of the register and then give it one rising edge of the clock. So अगले rising edge तक wait कर लें और इसके अंदर की वैल्यू चली जाएगी। If we agree until this point, then we're in business. I'm just trying to rub this, making sure कि बस rub ना हो जाए. Let me also rub this and let me rub this and rub this. All right. Now, how do we give access or give control of this bus to a particular register? So यहाँ से आगे वो डिस्कशन आती है जो ऊपर आपके मक्स बने हुए, मल्टीप्लेक्सेस बने हुए। अब उन मल्टीप्लेक्सेस को देख लेते हैं। So you have these 4 मल्टीप्लेक्सेस। ये 4 क्यों हैं? क्योंकि आपके पास 4 रजिस्टर्स हैं। अब देख लेते हैं कि इनमें हो क्या रहा है। ये जो मल्टीप्लेक्सर है, इस मल्टीप्लेक्सर, दिस इज अ 4 into 1 मल्टीप्लेक्सर, इसकी इनपुट्स के ऊपर सारे रजिस्टर्स की बिट नंबर 3 आ रही है। सो इसकी आउटपुट के ऊपर डिपेंडिंग ऑन द सिलेक्शन, अगर लेट से मैं सिलेक्शन को 0 0 कर देता हूँ, ठीक है, और मैं फर्ज करता हूँ कि सिलेक्शन इस तरह जुड़ी हुई कि अगर मैं 0 0 करूंगा तो ए रजिस्टर चला जाएगा, तो इसकी आउटपुट के ऊपर यहाँ पर A3 आ जाएगी। क्योंकि हमने सारी सिलेक्शन सेम की हुई हैं, अब आप देख सकते हैं कि अगले मल्टीप्लेक्सर में सेकंड यानी बिट नंबर 2, अगले में बिट नंबर 1 और अगले में बिट नंबर 0 सारे रजिस्टर्स की जा रही है। मीनिंग अगर मैंने 0 0 किया हुआ है सिलेक्शन पर, यानी कि सबकी सिलेक्शन पर 0 0 जा रहा है, तो यहाँ A3, यहाँ A2, यहाँ A1 और यहाँ पर A0 आ जाएगा। So by selecting this value, I can give access to the bus to a particular register. अगर मैं यहाँ 0 1 कर दूं तो B आ जाएगा ये पूरी बस के ऊपर, अगर मैं यहाँ 1 0 कर दूं तो C आ जाएगा इस बस के ऊपर, और अगर मैं 1 1 कर दूं तो बस के ऊपर D आ जाएगा। सो अब हमें दोनों चीज़ें आ गई। अब हमें ये भी समझ में आ गया कि किस तरह से बस की एक्सेस हमने किसी एक पर्टिकुलर रजिस्टर को देनी है, और हमें ये भी समझ में आ गया कि बस से लोडिंग हमने किस तरह से करनी है। तो अब हमें जब दोनों बातें अलग अलग समझ आ गई हैं तो इनको जोड़ कर देखते हैं। लेट्स से आई वांट टू डू दिस ऑपरेशन, आई वांट टू ट्रांसफर फ्रॉम D टू A। सो मैं क्या करूँगा? मैं ये करूँगा कि मेरी सिलेक्शन जो है S1 S0, इसको मैं इक्वल कर दूंगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ D से वैल्यू आए, तो D 1 1 के ऊपर लगा हुआ है 1 1, तो मैंने सिलेक्शन के ऊपर 1 1 दे दिया, मीनिंग कि अब D पूरे का पूरा यहाँ पर आ गया। सो यू हैव योर D3 हियर, यू हैव योर D2 हियर, D1 एंड D0। ठीक है, ये आपकी बस के ऊपर अब ट्रांसमिट करना शुरू हो गया D। ठीक है, मैं ये A ख़त्म कर देता हूँ ताकि किसी को इससे कन्फ्यूजन ना हो कि अभी भी यहाँ पे A क्यों लिखा हुआ है, और मैं 0 0 को भी ख़त्म कर देता हूँ। लेट मी जस्ट डू अ लिटिल बिट ऑफ क्लीनिंग हियर। I think this is enough. So now the D register is transmitting on the bus. So bus के ऊपर D पड़ा हुआ है। अब मैं सिर्फ क्या करना चाहता हूँ, मैं लोडिंग करना चाहता हूँ A में। तो what I'm gonna do is I say load A, for example ये मैं इसको कहता हूँ ये लोड A है, ये लोड B है, ये लोड C है और ये लोड D है। So लोड A की वैल्यू मैंने कर दी 1 and now wait for the rising edge of a clock. जैसे ही राइजिंग एज आएगा A के अंदर D की वैल्यू ट्रांसफर हो जाएगी, और जैसे ही राइजिंग एज कंप्लीट होगा साथ ही मुझे अब ये सब कुछ खत्म करना है अगले राइजिंग एज आने से पहले, वरना क्या होगा अगर D की वैल्यू बीच में बदल भी गई तो वो A के अंदर फिर आ जाएगी। सो ये एक क्लॉक के अंदर काम खत्म करके अगली क्लॉक से पहले अब नई चीज़ें सेटअप कर देनी है इसके ऊपर। ठीक है, यानी इसका लोड बंद कर देना है एंड सो ऑन। सो नाउ आई होप आपके जहन में ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से हम एक कॉमन बस सिस्टम यूज़ करते हैं और डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड टू काइंड ऑफ पुट एवरीथिंग टुगेदर एंड मेक सेंस ऑफ इट ऑल। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन। अच्छा जनाब, तो अब हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि हमारे Y86 पर अगर हमारे पास 15 रजिस्टर्स हैं, एंड लेट मी जस्ट मेक दोज 15 रजिस्टर्स हियर।
So something like this. You have your 15 registers. So 1, 2, 3, 4, and ये आपके आखिरी chand registers. So let's say this is your AX register, this is your BX register, this is your CX register, this is your DX register, and this is, I don't know, your SP register, and this is your BP register. फॉर एग्जाम्पल हम ये कर लेते हैं, या चलें इसकी जगह हम कोई और रजिस्टर कर लेते हैं, आई डोंट नो, मैं R0 कर देता हूँ, ठीक है। मैंने ये अभी किसी एक आर्किटेक्चर के लिए नहीं बनाया, जस्ट नेम्ड अ फ्यू रजिस्टर्स, आई कुड हैव जस्ट कॉल्ड देम ABCD अप टू लाइक व्हाटएवर अल्फाबेट, ये 15 रजिस्टर्स बनाने के लिए। इन रजिस्टर्स की आउटपुट्स ये जा रही हैं, और ये सारे के सारे रजिस्टर फर्ज कर लीजिए कि अब 64 बिट के हैं। सो दिस इज अ 64 आउटपुट लाइंस हियर, सो 64 आउटपुट लाइंस, और ये सब की सब जुड़ी हुई हैं एक 64 बिट की कॉमन बस के साथ। और ये मैं बस थोड़ा सा और आगे करके बनाऊंगा ताकि मेरे पास गुंजाइश हो यहाँ पर कुछ और इंटरेस्टिंग काम करने की। एंड सो लेट्स अज्यूम दिस इज माय 64 लाइन बस, ठीक है। और ये जो कंट्रोल हो रहा है ये हो रहा है मल्टीप्लेक्सेस से। अब यहाँ पे कितने मल्टीप्लेक्सेस लगे होंगे, पहला सवाल का ये जवाब दें, और हर मल्टीप्लेक्सर जो है वो कितने साइज का होगा, ठीक है। कितने मल्टीप्लेक्सेस के लिए, या चलें हर मल्टीप्लेक्सर के साइज के लिए आपको ये डिसाइड करना है कि एक लाइन के ऊपर, लेट्स से लाइन नंबर 0 के ऊपर कितनी पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं। या यहाँ पे AX की 0th बिट आ सकती है, या BX की 0th बिट आ सकती है, CX की आ सकती है। 15 रजिस्टर्स हैं, मीनिंग कि 15 पॉसिबल इनपुट्स हो सकती हैं। सो यू नीड like a 15x1 multiplexer. You don't have a 15x1 multiplexer. The multiplexers are available, इनकी ये जो चीज़ है ये powers of 2 में होती है। So लिहाजा you're gonna use a 16x1 multiplexer, और वो जो 16th इसकी इनपुट होगी यानी F होगी, उसके ऊपर हम कुछ भी नहीं लगाएंगे या उस पर ऑल वंस लगा देंगे, डिपेंडिंग ऑन कि हम उससे करना क्या चाहते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन कि उससे हमारा मकसद क्या है, हम उसे डोंट केयर के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वी कैन डील विद दैट लास्ट इनपुट, ठीक है। तो अब हर रजिस्टर का साइज तो हो गया 16x1। सो लाइन 0 पर 16x1 का लग गया मल्टीप्लेक्सर, लाइन 1 पर लग गया, लाइन 2 पर लग गया, लाइन 3 पर लग गया। कितने मक्स लगेंगे? 64. So you're going to have 64 multiplexers, one for each wire in this bus, and each multiplexer would be a 16x1 multiplexer. ठीक हो गया जी। अब हमें बस समझ में आ गई और ये समझ में आ गया कि किस तरह से हम किसी भी रजिस्टर को इस बस की एक्सेस दे सकते हैं। Now the question is, सब रजिस्टर्स के ऊपर you have your assume कि आपके पास आपका लोड भी है और आपका जो है वो क्लॉक भी है। क्लॉक सबकी कॉमन है, मैं अलग से ड्रॉ नहीं कर रहा क्योंकि ये डायग्राम फिर बहुत मैसी हो जाएगी। So load हम किसी का भी selectively on कर सकते हैं। This is your load AX, and then you have for your BX you have your load BX, and so on and so forth. तो सबकी clock है जो कि commonly जुड़ी हुई है। And there is an input line. There are input lines actually for all registers, और ये input lines भी obviously 64 bit की हैं। 64 bits ही इस register में load होंगी। All right. So now we have the input lines for all registers. नाउ माई क्वेश्चन इज, हमें लोडिंग तो आती है, सो मैं AX से वैल्यू उठा के DX में रखना चाहता हूँ, SP से वैल्यू उठा के AX में रखना चाहता हूँ, मैं कर सकता हूँ। मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं अपने जो आखिरी मल्टीप्लेक्सर की इनपुट रह गई थी, हर मल्टीप्लेक्सर की आखिरी इनपुट यानी 16th इनपुट, उस पर इमीडिएट को आने दूँ। मीनिंग कि अगर मैं कोई इमीडिएट वैल्यू लोड करता हूँ तो वो इमीडिएट वैल्यू उस आखिरी इनपुट के ऊपर इनेबल हो जाए। सो दैट मीन्स कि मैं ये भी कर सकूँगा फिर AX इज इक्वल टू लेट्स से F 0xF, इस किस्म की चीज़ें। तो ये 0xF कहाँ से आएगा? ये पड़ा हुआ होगा आपके, यानी आपकी इंस्ट्रक्शन में से आया और इंस्ट्रक्शन में से डायरेक्टली आकर आपके मल्टीप्लेक्सर की लास्ट वाली इनपुट के ऊपर आ गया, ठीक है। सो नाउ F इज़ अवेलेबल ऑन द बस लाइन। यू जिस रजिस्टर में लोड करना है AX, उसके लोड को इनेबल करें, अगली क्लॉक का वेट करें और ये उसमें लोड हो जाएगा, ठीक है। अब मैं ये हाई लेवल पर सब कुछ कर रहा हूँ ताकि आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए कि ये काम होगा किस तरह से। मैं बहुत ज़्यादा इसकी प्रिसाइज डिटेल्स में नहीं जा रहा, बाय द वे मुझे यहाँ लिख देना चाहिए था। सो यू वुड हैव 64 multiplexers, each of which would be a 16x1 mux. So you have 64 16x1 muxes, multiplexers. ठीक हो गया? Clear हो गया जनाब? Let's assume I want to do an arithmetic logic operation. So मैं किसी तरह से चाहता हूँ कि मैं ALU से इनपुट ले लूँ। अब क्या करें? इस मौके पे हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? इस मौके पे हमारे पास ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि किसी तरह से
इस ALU की जो 64 बिट लाइन की जो आउटपुट है वो मैं किसी मल्टीप्लेक्सर पे डालूं, मीनिंग कि अब मुझे अपने मल्टीप्लेक्सर ज़्यादा करने पड़ेंगे। अभी तक मैंने 16 वाला लगाया हुआ है, 16x1 लगाया हुआ है, मुझे मे बी 32x1 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 16 के बाद अगली पावर ऑफ 2 में 32x1 मार्क्स आएगा। और जो उसकी अगली लाइन है, जो बची हुई नेक्स्ट लाइन है, उसके ऊपर मैं इस ALU की सारी इनपुट्स दे सकता हूँ। सो मेरे 64 मार्क्स हैं, हर मार्क्स की लेट से लाइन नंबर 17 के ऊपर, यानी जो जो एक्चुअल उसका नंबर होगा वो 16 होगा, उसके ऊपर मैं जाकर इसकी आउटपुट्स डाल दूँ। तो मीनिंग, और अपने मार्क्स की वैल्यू इस तरह सेलेक्ट करूं कि वो ALU की आउटपुट को बस के ऊपर रख दे। ठीक है, ये इसकी आउटपुट हो गई। अब ALU की इनपुट डिसाइड करनी है कि ALU की इनपुट के ऊपर लेट से मैं AX और BX को ऐड करना चाहता हूँ। दैट मीन्स कि अब मैं ये कर सकता हूँ, मेरे लिए ये चीज़ मुमकिन है कि मैं अपने इस ALU की जो इनपुट्स हैं, या तो मैं उनको भी कॉमन बस के ऊपर डालूं, या मैं एक अलग बस सिस्टम बना दूं जो कि जिसमें मल्टीप्लेक्सर लगे हों। सो द वे इट्स गोइंग टू वर्क इज कि यू दिस इज योर ALU, these are the two inputs, and this is a 64-bit input, this is a 64-bit input, और यहाँ पर भी मैं 64 मार्क्स लगा दूं और यहाँ पर भी मैं 64 मार्क्स लगा दूं, दोनों के ऊपर 64 मार्क्स लगे हुए हैं। ठीक है, हर मार्क्स की जो आउटपुट है वो एक एक वायर में लगी हुई है। ठीक है, और इनकी इनपुट के ऊपर, हर मार्क्स की इनपुट के ऊपर अगेन मैं वही यूज़ करूं। मेरे पास अगर 15 रजिस्टर्स हैं और एक इमीडिएट है, तो मैं 16x1 का मार्क्स यूज़ कर लूँ। सो 64 16x1 मल्टीप्लेक्सर्स। उससे क्या होगा, नाउ आई कैन चूज एनी रजिस्टर बेस्ड ऑन द वैल्यूज जो मैं सिलेक्शन की यहाँ पर दूंगा। 4 इनपुट्स होंगी सिलेक्शन की, उसकी बेस पर मैं यहाँ पर भी किसी रजिस्टर को ला सकता हूँ और यहाँ पर भी किसी रजिस्टर को ला सकता हूँ, और इसकी आउटपुट को लेट से मैं डाल दूँ बस के ऊपर। सो बस में एक सिलेक्शन जो है वो इससे जा रही हो। सो नाउ आई कैन डू थिंग्स लाइक AX इज इक्वल टू BX प्लस CX। नाउ आई कैन डू दिस, आई कैन हैव ऑपरेशंस लाइक दिस। ठीक है, तो यानी मैंने अलग से मल्टीप्लेक्सेस लगा दिए अपने ALU की इनपुट के ऊपर। नाउ दिस इज अ जनरल पर्पस कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जिसके अंदर कोई भी रजिस्टर के अंदर वैल्यू रख के एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकती है। यू विल फाइंड आर्किटेक्चर्स जहाँ पे वो मल्टीप्लेक्सर को हार्डवायर कर देंगे एक पर्टिकुलर रजिस्टर के साथ। तो वो ये कहेंगे कि जो आपका एडिशन है लेट से, उसका डेस्टिनेशन हमेशा लेट से रजिस्टर AX होना चाहिए या DX होना चाहिए या कुछ होना चाहिए। ये भी आप ऐसे आर्किटेक्चर्स भी देखेंगे। तो उसमें क्या होगा कि जब भी आपने एडिशन करनी है, वो एडिशन इस तरह से करनी है। फॉर एग्जांपल DX इज इक्वल टू DX प्लस क्वेश्चन मार्क, एंड दिस क्वेश्चन मार्क इज वन रजिस्टर जो कि आप खुद से स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो जब भी दो चीज़ों को ऐड करना है, एक को DX में रखें, दूसरे को किसी भी रजिस्टर में रखें और उनको ऐड कर दें। अब क्या होगा, अब आपकी ये जो एक इनपुट है ना, ये तो DX से फिक्स आएगी, इसकी लेट से ये वाली DX हो जाएगी, और जो इसकी दूसरी इनपुट होगी ये बस से आ रही होगी। ये एक और आर्किटेक्चर है, इस तरह से भी इसको बना सकते हैं। तो इस पॉइंट पे मेरा मकसद आपको कोई ये खास आर्किटेक्चर समझाना नहीं है, बल्कि आपको ये समझाना है कि किस तरह से डिफरेंट आर्किटेक्चर्स इन फंक्शनैलिटीज़ को सपोर्ट कर सकते हैं, एंड किस तरह आपका बेसिक मैकेनिज्म ऑफ यूजिंग multiplexers and registers and your ALU could be a very versatile way of implementing all of this, of implementing these addition, subtraction and or whatever operations, और किस तरह से एक कॉमन बस का सिस्टम इस सब कुछ को इम्प्लीमेंट करवा सकता है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि एक ही साइकिल के अंदर आपके दो रजिस्टर्स की आउटपुट मुझे मिल रही हो। सो आई कैन रीड मल्टीपल रजिस्टर्स। द ओनली प्रॉब्लम इज कि इन दैट केस आई नीड टू बसेस। मैं एक बस नहीं फिर यूज कर सकता। सो आई कैन हैव अ सिस्टम इन विच देयर आर टू बसेस, ईच विद देयर ओन सेट ऑफ दीज 64 मल्टीप्लेक्सर्स। 2 लगा दूं, 10 लगा दूं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? जितने मर्जी मैं बसेस बनाना चाहूँ मैं बना सकता हूँ। अब फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि अब इनपुट के ऊपर डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी वाली बस किसी एक रजिस्टर की इनपुट पर आ रही है, और उस पॉइंट पर जो तरीका हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं डी मल्टीप्लेक्सर। सो जिस तरह से आपका मल्टीप्लेक्सर होता है, उस तरह से आपका एक डी मल्टीप्लेक्सर भी होता है। पर एनी हाउ इस डिटेल को मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि हम यहाँ पर अब रहने दें। थोड़ा सा अब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं चीज़ें, लेकिन बस यूं समझ लीजिए यहाँ तक पहुँचकर, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आई कैन हैव मल्टीपल बस लाइन्स, आई कैन हैव लाइक वन 64-bit बस, लेट्स कॉल इट बस ए, आई कैन हैव अनदर 64-bit बस, आई कैन कॉल इट बस बी, और मैं उन सब के अपने अपने मल्टीप्लेक्सेस लगाकर उन सारी बसेस में ये डिसाइड कर सकता हूँ कि बस ए पे लेट से AX आ रहा है और बस बी पे BX आ रहा है। एंड नाउ आई यूज बोथ ऑफ दीज बसेस आइदर टू जस्ट आउटपुट द वैल्यू और टू सेंड द वैल्यू टू द इनपुट ऑफ अ मल्टीप्लेक्सर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो इस पूरी डिस्कशन जो इस स्लाइड पर मैंने की है, इसका मकसद प्रिसीजन नहीं था, इसका मकसद थोड़ी जनरलिटी था कि आपको ये समझ में आ जाए कि नाउ यू हैव अ टूल बॉक्स, your multiplexers, your arithmetic logic unit, your registers, your flip-flops, they give you a toolbox. And now using that toolbox, you can meaningfully connect all of these things together, and then you can
create various types of architectures. ठीक है, एक बात और जहन में रहे, एक और फर्दर कॉम्प्लिकेशन है, मे बी I'll deal with, चले मैं ये जो आखिरी बात बताने लगा था I'll do it in a separate slide maybe towards the end of this lecture, जहाँ पे मैं थोड़ा सा और चीज़ को खोल कर बयान कर दूंगा कि इस लेवल के ऊपर असल में हो क्या रहा होता है. There is actually another language, the language of microcodes that is happening inside of a microprocessor. So एक आपकी असेंबली है जो माइक्रोप्रोसेसर से बाहर से गुफ्तगू करती है, एक लैंग्वेज और है इनसाइड द माइक्रोप्रोसेसर जिसको हम माइक्रोकोड्स कहते हैं. ये जो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको याद है होगा लिखा था ना कि ए के अंदर लेट से बी की वैल्यू चली जाए और उसके नीचे मैंने लिखा था S1 S0 लेट से 1 1 और लेट से मेरा या 1 0 whatever, and then your load would be 1, load of A would be 1 and so on, and then wait for a clock. ये जो कुछ मैं लिख रहा हूँ ना, this is basically a language और इसको हम माइक्रोकोड्स की लैंग्वेज कहते हैं. सो दैट्स अनदर लैंग्वेज विच इज़ इनसाइड ऑफ अ माइक्रोप्रोसेसर. ये बाहर से प्रोग्राम नहीं हो रही होती. दिस लैंग्वेज बेसिकली डिफाइंस फॉर ईच असेंबली लैंग्वेज ऑपरेशन. सो दिस इज योर असेंबली लैंग्वेज ऑपरेशन. These are the set of microcodes जो कि एग्जीक्यूट होंगे इस इंस्ट्रक्शन को इनेबल करने के लिए. सो बाहर से जब आप एक असेंबली की इंस्ट्रक्शन भेजते हैं मूव क्यू RAX RBX, तो इस इंस्ट्रक्शन के जवाब में माइक्रो प्रोसेसर अंदर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस चलाता है. उसके पास एक फंक्शन पड़ा हुआ है. वो फंक्शन एक सेट ऑफ माइक्रो कोड्स है जो कि इनपुट्स को सेट कर रहा होता है. कहाँ लोड इनेबल करना है, कहाँ पे मैंने किस चीज़ को बस पर डालना है, किस चीज़ को क्लॉक का वेट कराना है, एक क्लॉक का वेट करना है या 2 क्लॉक में होने वाला ऑपरेशन है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो इस तरह से इवेंचुअली जब ये सिस्टम चलता है तो इट वर्क्स यूजिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर. सो इट्स अ रियली 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 फन एंड इंट्रिकेट सिस्टम, एंड वंस यू गेट टू नो इट यू रियली एन्जॉय इट्स ब्यूटी. यानी जितनी खूबसूरती से ये सब कुछ बना हुआ है और जितने अच्छे अंदाज में हो रहा है, और अभी ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये इसका मकसद हमारी यहाँ पर वो जो है कम इल्मी का इदराक करना नहीं है, बल्कि आपको शौक दिलाना है कि अभी जो कुछ आप जानते हैं सब कुछ के बारे में, दैट्स लेस देन प्रॉब्ली 1% ऑफ व्हाट इन रियलिटी इज हैपनिंग. There is massive parallelism in there. There are multiple cores on your microprocessor. There are cache memories in there जो कि टेम्प्रेरी स्टोरेज हैं. देर इज़ पाइपलाइनिंग जिस तक हम शायद इस सेमेस्टर में नहीं पहुंच पाएंगे हमारा, क्योंकि सेमेस्टर की छोटा है, 12 वीक्स का सेमेस्टर था. अगर हमारे पास अगले 2 वीक्स होते जैसे कि ओरिजिनली सेमेस्टर्स में होते हैं तो हम पाइपलाइनिंग भी कवर करते. लेकिन पाइपलाइन आर्किटेक्चर जिसका मैं जिक्र आप लोगों से पहले कई मरतबा कर चुका हूँ कि एक वक्त में एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस फैच हुई भी होती हैं और वो डिकोड हो रही होती हैं और एग्जीक्यूट हो रही होती हैं. सो डिकोडिंग में बेसिकली ये काम हो रहा होता है, ये जो आपको अभी दिखाया ना, दिस इज़ योर डिकोडिंग. कि इंस्ट्रक्शन देखकर बताना कि ये कौन सा मैक्रो है और उसके बदले कौन से माइक्रो कोड्स चलने हैं. दैट्स द डिकोड प्रोसेस. और उसके बाद फिर इसके इंटरनल्स चलना शुरू हो जाते हैं जो इसके माइक्रो कोड्स होते हैं. तो ये दिस इज जस्ट giving you the sense of it all, and also telling you that there is much more to this than meets the eye, and the things which we have not covered are in many ways more fun than the things which you have covered. बिल्कुल देखें ना, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर एक क्लास है उसमें मैं आपको ABC पढ़ा रहा हूँ, योर केजी क्लास है आपकी, मैं आपको ABC पढ़ा रहा हूँ, दैट इज़ फन. बट या वो उस वक्त शायद ये उससे भी ज़्यादा फन होगा जब मैं पहली दफ़ा आपको पोइट्री सिखाऊंगा या पहली दफ़ा जब मैं आपको एक नैरेटिव राइटिंग सिखाऊंगा. दैट वुड बी मोर फन, राइट? लेकिन वो नैरेटिव राइटिंग के लिए ABC तो आनी चाहिए ना. तो ABC अभी सीखी है हमने. अभी आपको माइक्रो प्रोसेसर की पोइट्री और माइक्रो प्रोसेसर की डिस्क्रिप्टिव राइटिंग और माइक्रो प्रोसेसर की नैरेटिव राइटिंग उस तक अभी हम नहीं गए हैं. वो चीज़ें सब अभी रहती हैं. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन चीज़ों में, कम लोग होते हैं, कम लोगों में इतनी जो है वो क्यूरियोसिटी या हिम्मत होती है कि वो इस लेवल के ऊपर जाकर चीज़ों से खेलें. बट दोज आर द वंस हु आर द मैजिशियंस. वो जो मैंने शुरू में सेमेस्टर के कहा था ना कि इट्स लाइक अ मैजिक, इट्स कंसिडर्ड लाइक अ मैजिक. इट्स नॉट, इट्स फन, इट्स सिंपल, but few appreciate the simplicity of this and the elegance and the simplicity of this. ठीक है, तो अगर आप में ये शौक है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आगे इस तरह के मजीद कोर्सेज आप ले सकते हैं. and then you could be someone working for I don't know, IBM or Intel, designing their microprocessor one day and coming up with the next multi-core microprocessor or whatever. So how cool would that be? But yeah, इंशाल्लाह आपके साथ जो भी आपके मुस्तकबिल में हो अच्छा हो. आगे चलते हैं. अच्छा जनाब, सो योर रैंडम एक्सेस मेमोरी. अब हम यहाँ तक जो कुछ पढ़ कर आए हैं, जो कुछ देख चुके हैं ये पिछली उसमें, अब ये कोई इतनी बहुत नई बातें नहीं होंगी. अब मैंने आपको जनरली तो समझा दिया कि सब कुछ कैसे इंप्लीमेंट होता है. यहाँ हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इन्हीं रजिस्टर्स को यूज़ करके हम अपनी रजिस्टर फाइल क्रिएट करते हैं. सो रजिस्टर फाइल, बाय द वे, एक मैंने क्वेश्चन भी देखा था आप लोगों की तरफ से आया था कि सब कुछ है कहाँ पर, रजिस्टर कहाँ लगे हुए हैं, ये रैम कहाँ पर लगी हुई है, कैश वगैरह मेमोरी कहाँ पर है, जो हार्ड ड्राइव जिसे हम कहते हैं वो कहाँ पर होती है, किस में क्या होता है, और आपकी जो रोम है वो क्या चीज़ है. सो मैं थोड़ा सा उसकी भी बात यहाँ पर कर दूँ, ऑल्दो के उस एक्सचेंज में आई सॉ कि देयर वाज एन आंसर, बट लेट मी आल्सो डिस्कस दैट हियर.
सो योर रजिस्टर्स आर इनसाइड योर माइक्रो प्रोसेसर, रजिस्टर्स माइक्रो प्रोसेसर के अपने अंदर लगे हुए, ठीक है। कैश की एक या दो किस्में आपके माइक्रो प्रोसेसर के अंदर लगी हुई। कैश वो स्टोर है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर रैम से डेटा लाकर अपने पास रख लेता है, इस एंटिसिपेशन में कि शायद आगे इस डेटा की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं वो दूर से जो रैम से लाऊं जिसमें ज़्यादा साइकिल्स लगेंगे, मैं अपने पास अंदर ला के रख लूँ। सो on chip on the microprocessor you find usually the L1 or even the L2 cache, और उसके बाद अगली कैश मेमोरी आपकी खुद मदरबोर्ड के ऊपर हो सकती है। सो इट वेरीज फ्रॉम आर्किटेक्चर टू आर्किटेक्चर, बट यू हैव दीज मल्टीपल लेवल्स ऑफ कैश मेमोरी। करीब का गोदाम समझ लें उसको। कुछ चीज़ें आपने अपने घर में ही लाकर रख ली, कुछ करीब के गोदाम में रख ली, कुछ थोड़े दूर के गोदाम में रख ली, और कुछ बड़े स्टोर में है जो लेट से पोर्ट पे बना हुआ है, ठीक है। दैट्स योर रैम। सो वो आपके मदरबोर्ड पे अलग से उसकी पूरी चिप लगी हुई है आपकी डी रैम की, जिसके अंदर सारा कुछ जो है वो लोड हुआ है जिस पर प्रोसेसर आपने स्टार्ट किया था, तो और उसी में प्रोग्राम्स अब लोड हो रहे हैं। इनिशियली उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हुआ था, वहीं से वो चल रहा है। अच्छा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें आया कहाँ से? ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड ड्राइव में पड़ा हुआ था, हार्ड ड्राइव से आया है। लेकिन उसको लेकर कौन आया है? वो जो पहला प्रोग्राम आपके कंप्यूटर ऑन करते ही चला था, वो एक अलग मेमोरी में है जिसको हम रोम कहते हैं। किसी ज़माने में रोम का मतलब होता था कि वो कभी भी रीप्रोग्राम नहीं हो सकती, दैट वाज अ रीड ओनली मेमोरी, एक दफ़ा बस उसको रीड कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं, अब चीज़ें बदल गई हैं। उस ज़माने में हम एक्चुअली हार्डवेयर के अंदर कनेक्शंस को ब्रेक करके और मेक करके इसको प्रोग्राम किया करते थे। वंस और जीरोज ही चाहिए ना, तो कनेक्शन बना हुआ है तो इट्स अ वन, और अगर ग्राउंड से हुआ हुआ है तो इट्स अ जीरो। लेकिन अब वी हैव, और इन चीज़ों के नाम अगर मैं लूँगा तो आपके लिए बड़े जाने पहचाने होंगे। सो उस इनिशियल रोम से हमारे पास जो है वो प्रोग्रामेबल रोम बनी, जो एक दफ़ा वंस प्रोग्रामेबल थी, पी रोम कहते हैं उसको। उस पी रोम से हमारे पास जो है वो इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी बनी, जिसको हमने ई प्रोम कहा। फिर उसके बाद हमारे पास उससे बेहतर चीज़ आई कि जी इरेजेबल प्रोग्रामेबल में ये था कि प्रोग्राम भी कर सकते हैं, उसको इरेज भी कर सकते हैं, सो रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये हुआ, इस सब कुछ के लिए अलग सिस्टम में ले जाकर आपको लगाकर करना पड़ता था। बाद में हुआ कि नहीं, इसको आप इलेक्ट्रिकली इरेज और रीप्रोग्राम कर लें। सो दैट वाज कॉल्ड दैट EEPROM, ई स्क्वायर प्रॉम या EEPROM। सो EEPROM वाज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये हम अपनी रोम को प्रोग्राम कर सकते थे खुद सिस्टम के अंदर। और फिर फाइनली उसको और बेहतर करने के लिए हमारे पास वो चीज़ बनी जो आप सबके इस वक्त हाथ में या जेब में मौजूद होगी, जिसको हम फ्लैश मेमोरी कहते हैं। फ्लैश मेमोरी इज़ एन EEPROM जिसको हम चंक्स के अंदर राइट कर सकते हैं। सो वो जो आप लगाते हैं ना USB ड्राइव और उसके बाद उसमें डेटा कॉपी करते हैं, दैट्स एन EEPROM। इसी टेक्नोलॉजी से आपकी रोम बनी हुई है जो आपके कंप्यूटर में लगी हुई है। सो यू कैन रीप्रोग्राम इट। जो आपका बूट लोडर है, जो पहला प्रोग्राम चलता है जिस वक्त आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा होता है, वो जो फर्स्ट चीज़ चल रही है नीली स्क्रीन के बाद, वो सब आपकी उस EEPROM से आ रही है। और ये प्रोग्रामेबल है, हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इनफैक्ट आप में से शायद कुछ लोग कर चुके होंगे या कभी ना कभी किया होगा, जिस वक्त आप अपने ड्राइवर्स को जो जो इनिशियली जो आपके बूट लोडिंग के टाइम के ड्राइवर्स हैं उसको चेंज करते हैं। या चलें खैर, यहाँ से आगे की डिस्कशन फिर ज़रा लंबी हो जाएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप पढ़ेंगे ना, तो ये सारी मज़े मज़े की बातें वहाँ पर आप सीखेंगे, एंड देन यू विल हैव फन विद दैट कि हाउ डू यू रीप्रोग्राम योर EEPROM एंड व्हाट what possibilities are there when you do that। अच्छा जी, रोम हो गई। उसके बाद आपकी हार्ड ड्राइव है जिसके अंदर सारे प्रोग्राम्स और ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है। सो द वे इट वर्क्स इज, वन, आपका सिस्टम रीसेट हुआ, लेट्स से मैं शुरू से कहानी अगर करूं, रीसेट के बाद आपकी रोम के अंदर से पहला प्रोग्राम चला, उसने ये कहा कि अब हार्ड ड्राइव के ऊपर से ऑपरेटिंग सिस्टम लाकर लोड कर दो रैम के अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हुआ, उसके बाद अब ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल मिला और उसने कहा कि अब रैम के अंदर से लाकर वो प्रोग्राम लोड करो जिसे चलाने को कहा जा रहा है। आपने फॉर एग्जांपल कमांड दी है कि प्रोग्राम चलाना है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो चुका है, नाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज इन कंट्रोल, एंड नाउ जब आप कमांड लाइन पे कुछ लिख के एंटर दबाते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है अच्छा ये प्रोग्राम चलाना है, और वो लाकर वो प्रोग्राम चला देता है। अब रैम के ऊपर ये सारा कुछ चल रहा है, वो प्रोग्राम्स अपने चलने के अंदर जो है वो रजिस्टर्स को यूज़ कर रहे हैं, वो जो है वो मेमोरी में से डेटा ला रहे हैं, रेज को यूज़ कर रहे हैं, वट जो कुछ भी कर रहे हैं, और उसमें अब रजिस्टर्स यूज़ हो रहे हैं, रैम भी यूज़ हो रही है, ये सब कुछ अब यूज़ हो रहा है। कैश की डायरेक्ट एक्सेस आपको नहीं है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ऑप्टिमाइज कर रहा होता है, और वो हार्डवेयर लेवल के ऊपर भी ऑप्टिमाइजेशन हो रही होती है कि कब डेटा को कैश में लाकर स्टोर करना है और किस चीज़ को रखना है। इन योर कोर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यू विल गो इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल ऑफ हाउ कैश मेमोरी इज डेल्ट विद। ये जो आपकी बुक है ना, जो इस कोर्स में हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर भी कैश के ऊपर काफ़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो। तो ये सिर्फ मैंने इसलिए डिस्कस कर लिया कि आपके कुछ क्वेश्चंस थे, उसके जवाब में ये भी थोड़ा सा डिस्कस हो जाना अच्छा था। साथ ही साथ एक बात और भी कुछ स्टूडेंट्स ने की थी, वो मैं अगली किसी स्लाइड में उसकी बात करता हूँ। खैर, यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि यू हैव योर रजिस्टर फाइल। सो रजिस्टर फाइल है तो ये प्रोसेसर के ऊपर ही होगी।
और इसके ऊपर आप एड्रेस प्रोवाइड करते हैं कि कहाँ से वैल्यू लानी है और वो वैल्यू इसके ऊपर आ जाती है। इन दिस केस वी आर लुकिंग एट अ सिस्टम विद 2 बसेस, जिसमें 2 मैं एड्रेसेस दे सकता हूँ और दो वैल्यूज जो है वो रीड होने के लिए आ जाएंगे। एंड बिकॉज रीडिंग इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट, रीडिंग के लिए क्लॉक साइकिल नहीं चाहिए होती, तो सिर्फ कुछ डिले के बाद वो चीज़ हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, सो रीडिंग इज अ सिंपलिस्टिक ऑपरेशन। ठीक है, एंड देन राइटिंग जो है वो एक वक्त में किसी एक क्लॉक में किसी एक ही जगह पर हो सकती है। वैसे ये मसला नहीं है, अगर आप कॉमन बस सिस्टम में देखें, मैं सारे रजिस्टर्स के लोड इनेबल करके अगली क्लॉक ले आऊँ तो वो बस से सब के सब उसको लोड कर लेंगे। बट इट डिपेंड्स कि आपका हार्डवेयर इस तरह से बना हुआ है या किसी और अंदाज से बना हुआ है। द हार्डवेयर दैट विल बी लुकिंग एट फॉर द y86, it stores multiple words of memory, it addresses in the address input specifies which word to read or write, register file के अंदर it holds the value of the programmed registers, the RAX RSP जितने भी आपके रजिस्टर्स हैं, रजिस्टर आइडेंटिफायर जो हमारे 0 से लेकर E तक हैं, क्योंकि हमारे 15 रजिस्टर्स हैं, F को हमने फिक्स किया हुआ है। सो ये इनमें से हम किसी को स्पेसिफाई कर सकते हैं फॉर रीडिंग और राइटिंग। एफ का मतलब है कि देर इज नो रीड और राइट परफॉर्म। यू हैव मल्टीपल पोर्ट्स, सो यू कैन रीड और राइट मल्टीपल वर्ड्स इन वन साइकिल। सो राइटिंग भी आपको अलाउ कर दी है इसके अंदर मल्टीपल रजिस्टर्स के अंदर एक ही वक्त में। और अगेन इट जस्ट डिपेंड्स, आपने अपना जो है वो हार्डवेयर कनेक्ट किस तरह किया हुआ है। अभी हम देख कर आए हैं कि ऑल ऑफ दैट इज पॉसिबल इफ यू जस्ट कनेक्ट थिंग्स इन अ स्लाइटली डिफरेंट वे। ठीक है, सो ईच हैज अ सेपरेट एड्रेस एंड डेटा इनपुट आउटपुट। ऑब्वियसली इट विल हैव इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशंस के, एक ही पे दो चीजें राइट हो रही हैं तो क्या होगा, नहीं हो सकेगा। सो देयर वुड बी लिमिटेशंस ऑफ साइमल्टेनियस राइटिंग टू वन रजिस्टर, बट यू कैन ऑब्वियसली राइट टू मल्टीपल रजिस्टर्स सेम वैल्यू और मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल रजिस्टर्स इफ यू हैव मल्टीपल बसेस। ये रीडिंग राइटिंग की थोड़ी सी तफसील है। सो रीडिंग तो कॉम्बिनेशनल लॉजिक की तरह है बिल्कुल। सो फॉर एग्जांपल आप रीड करना चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर एड्रेस से, सो आउटपुट डेटा जनरेट हो जाता है बेस्ड ऑन द इनपुट एड्रेस आफ्टर सम डिले। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर कहा कि मैं एड्रेस नंबर 2 से रीड करना चाहता हूँ और जो वैल्यू थी आपके पास वो रीड होकर इसके ऊपर आ गई। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लेट्स से पोर्ट बी पर रीड कर रहा था मैं। सो पोर्ट बी के ऊपर ये रीड करने के लिए आई सिंपली गिव द वैल्यू the address of this value here, and the value gets read and comes here. ठीक है, सो ये रीडिंग है और ये सिर्फ प्रोपगेशन डिले के बाद आ जाती है। वो जो टीपी आपने पढ़ा था ना, प्रोपगेशन डिले टाइम के बाद ये आउटपुट अवेलेबल हो जाती है। सो रीडिंग इज अ फेयरली क्विक ऑपरेशन। राइटिंग ऑन द अदर हैंड इज अ सीक्वेंशियल ऑपरेशन। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इट्स लाइक अ रजिस्टर अपडेट। ये चाहे रैम की राइटिंग हो चाहे मेरे रजिस्टर फाइल की राइटिंग हो। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि मैं 2 के ऊपर वैल्यू x राइट करना चाहता हूँ। सो मैं करूँगा ये कि मैं प्रोवाइड करूँगा इसको वो वैल्यू सारी की सारी। एड्रेस में प्रोवाइड किया 2, जो वैल्यू मैंने रखनी थी वो थी y, जो पहले से रखी हुई थी वो थी x। राइजिंग क्लॉक का वेट किया, जब राइजिंग क्लॉक आया तो हमारे एड्रेस नंबर 2 के ऊपर y की वैल्यू राइट हो गई। ये सब कुछ आप जानते हैं, आपके लिए कोई नई बात नहीं है, यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड दैट कम्प्लीटली। सो द शॉर्ट एंड लॉन्ग ऑफ इट इज़ कि ये इट्स वन ऑफ दोज पॉसिबिलिटीज़, लेकिन y86 के अंदर हम इस तरह से इस चीज़ को करेंगे। सो द समरी ऑफ दिस होल डिस्कशन इज़, जो अभी तक हमने देखी है कि हमारी कॉम्पिटिशन्स कॉम्बिनेशनल लॉजिक्स में इम्प्लीमेंट हुई भी होती हैं, जहाँ पे बूलियन फंक्शंस इम्प्लीमेंट हुए भी होते हैं दैट गिव अस आर कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल लॉजिक। एंड इन योर कॉम्बिनेशनल लॉजिक the circuits basically respond continuously to the input changes and reflect them on the output. ठीक है, स्टोरेज वाला जो काम है सारा, so this is all combinational and this is all sequential। यहाँ पर रजिस्टर्स होते हैं, ये सिंगल वर्ड्स को एक रजिस्टर होल्ड करता है और वो राइजिंग एज के ऊपर जो है वो उसको लोड कर देता है, अनलेस कि हम उसमें एक सेपरेट लोड इनपुट लगा दें। रैंडम एक्सेस मेमोरीज रैम्स, ये भी इसी तरह की टेक्नोलॉजी से बनती हैं। यहाँ हमने ज़रा सिंपलिस्टिक कर दिया कि बिल्कुल कह दिया सेम चीज़ से बनती हैं, ऑल्दो रजिस्टर्स के अंदर जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं यूजुअली वो ज़्यादा फास्टर होती है। रैम में हम उतना अच्छा नहीं लगा सकते, रजिस्टर खाली 16 हैं या 32 हैं, रैम हमारे पास जो है वो 256 लेट्स से गीगाबाइट की है, तो अब उतना महंगा हम यहाँ पर चीज़ नहीं लगा सकते। सो मनी प्लेज अ लॉट ऑफ रोल इन ऑल ऑफ दिस। आपसे कहा जाए रैम ये दुनिया की फास्टेस्ट है, हाँ 10 लाख रुपए की चिप लगा लें तो ऑब्वियसली कौन खरीदेगा उसको। तो इस वजह से देर आर लिमिटेशंस अदर देन जस्ट द टेक्निकल लिमिटेशंस। अगर खाली हम टेक्निकल लिमिटेशंस पे जाएं तो प्रॉब्ली वी कैन हैव अ मच फास्टर एंड मच बेटर कंप्यूटर इवन टुडे। तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो वक्त के साथ साथ इवॉल्व होती हैं एज द टेक्नोलॉजी नॉट जस्ट बिकम्स अवेलेबल बट बिकम्स चीपर, देन वी आर ओनली एबल टू create that, like utilize that technology in our commercial microprocessors and systems and make it available. ठीक है,
So your RAM obviously holds multiple words, so like 256 gigabytes की है तो 256 gigawords उसमें पड़े हुए हैं, 256 billion words पड़े हुए हैं. It's possible to read multiple read or write ports. You can read word when the address input changes. You write a word as the clock rises. तो जब writing करनी है तो clock का इंतजार करना पड़ेगा. इससे आपको ये ज़रूर समझ आ जाएगा कि writing slow क्यों होती है और reading fast क्यों होती है. Reading is a combinational operation. Writing is a sequential operation. ठीक है. अच्छा, एक बात एक और स्टूडेंट की थी जो मैं चाहूँगा कि मैं यहीं पे स्लाइड को ख़त्म करते करते उसको भी आंसर कर दूँ. देयर वाज अ क्वेश्चन अबाउट मल्टीटास्किंग. अभी तक हम जितनी बातें कर रहे हैं और अगले लेक्चर के अंदर वो और तफसील से डिस्कस होंगी कि देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्वेंशियल ऑपरेशन, कि देयर इज़ योर प्रोग्राम 1 एंड इट्स लेट्स से इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, instruction 3, instruction 4, and it keeps working. And then you have a program 2 and it has its instruction 1, instruction 2, instruction 3, instruction 4 and so on. And you have your program 3 and it has its own set of instructions. अभी तक हम जो मैकेनिज्म देख रहे हैं उसमें ये है कि आपने लिनक्स की टर्मिनल पर जाकर प्रोग्राम 1 का नाम लिखा, एंटर दबाया, वो चला, ख़त्म हुआ, फिर आपने प्रोग्राम 2 चलाया. लेकिन we see in our everyday life, on our mobile phones, on our computers everywhere, that multiple programs are running simultaneously. Microsoft Word भी चल रहा है, साथ आपने गेम भी खोली हुई है, साथ आपने 2 ब्राउज़र की विंडोज़ भी खोली हुई हैं, and so on and so forth. एक वक्त में आपने 50 प्रोग्राम खोले हुए. How is one microprocessor, and let's assume at this point a single core, single microprocessor, how is the one microprocessor running all of these programs simultaneously? और मैं सिर्फ इस पे हिंट करके आगे बढ़ जाऊंगा कि the core of this simultaneous execution or apparently concurrent execution is time slicing. So आप करते ये हैं कि आप ये माइक्रोप्रोसेसर, लेट्स से दिस इज माय माइक्रोप्रोसेसर, इट सेज प्रोग्राम 1 तुम चलना शुरू करो. वो चलना शुरू हुआ जी, इंस्ट्रक्शन 1 चली, 2 चली, इसने कहा बस बंद कर दो. प्रोग्राम 2 तुम चलना शुरू करो, उसकी इंस्ट्रक्शन 1 चली, 2 चली, 3 चली, इसने कहा बस रुक जाओ. अब प्रोग्राम 3 तुम चलना शुरू करो, उसने इंस्ट्रक्शन 1 चलाई, लेट्स से, इसने कहा रुक जाओ. अब प्रोग्राम 1 तुम अपना चलना शुरू करो, उसने आगे से शुरू किया. सो उसने कहा ये वाली इंस्ट्रक्शन चली, ये वाली चली, इसने कहा रुक जाओ. उसके बाद ये यहाँ पर आया, इसने इससे कहा कि अब तुम अगली अगली इंस्ट्रक्शन चलाओ, ये चलाओ, ये चलाओ, एंड देन उसको रुक जाओ और फिर तुम ये चलाओ, एंड सो ऑन. Because this is happening really quickly, like for example in microseconds, so your context, this is called context switching, where you remove one running program and give control to the next program, and you form a queue of that. You say okay, पहले ये, फिर ये, फिर ये, पहले फिर ये. So you do it in a round robin fashion. So P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3. So they keep running, and because they're context switching so quickly, what you see and what you experience is programs running concurrently. Whereas on a single core processor, they're not running concurrently in the strictest of senses. They're time sharing. लेकिन just they're time sharing really quickly. For example, अगर आप फ्लैश होते, फ्लैश को थोड़ा सा मैं वो कर देता हूँ, आप में से मेरी आधी क्लास जो है वो फीमेल्स हैं, तो फीमेल फ्लैश या मेल फ्लैश होते. फ्लैश बाय द वे इज द पॉपुलर कॉमिक कैरेक्टर हु वर्क्स रियली फास्ट. और मैं फ्लैश के सामने 3 पेजेस रख दूँ और कहूँ एक पर एक पोएम लिखो, दूसरे के ऊपर एक कहानी लिखो और तीसरे के ऊपर एक ऐसे लिखो, बट डू इट इन अ वे कि एक लाइन पोएम की लिख के फिर एक लाइन कहानी की लिखो और फिर एक लाइन ऐसे की लिखो और फिर वापस आ जाओ, पोएम कहानी ऐसे, पोएम कहानी ऐसे, पोएम कहानी ऐसे. बिकॉज ही इज वर्किंग और शी इज वर्किंग रियली क्विकली, you're gonna see a blur and you're gonna see all 3 documents being produced at the same time. This is essentially what's happening in your concurrency जो कि एक कोर से होती है. It becomes more interesting. ये by the way ये सब कुछ आप पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, इसकी यानी you're gonna do it to its death. मतलब बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. But the thing is कि इससे भी आगे और मजे की चीजें हैं. What happens when your processor has multiple cores? So like a 4-core processor or an 8-core processor. So now there are multiple processors and multiple programs. So now अब क्या करें? सब programs को सब processors पे time share करा दें. कुछ कोर्स को किसी क्रिटिकल काम के लिए रख लें जो कि बहुत ज़्यादा टाइम सेंसिटिव है, लाइक you're प्लेइंग सम ऑडियो और सम वीडियो जहाँ पर डिलेज बर्दाश्त नहीं हो सकते क्योंकि ऑडियो वीडियो क्वालिटी डिटीरियोरेट हो जाएगी. वहाँ पर क्या करें? you're monitoring some critical processes. So your operating system for example is आप अब इस पर वीडियो गेम भी खेल रहे हैं और साथ साथ वो किसी न्यूक्लियर रिएक्टर की कोर को भी मॉनिटर कर रहा है कि वो क्रिटिकल ना हो जाए, और अगर वो हीट अप होने लगे तो फौरन से जो है वो लेट्स से उसमें कैडमियम की रॉड्स जो है वो डिप करनी है ताकि जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शन स्लो हो जाए. तो अब ये सब काम मैं इकट्ठे कैसे करूँ? बाय द वे इट्स नॉट गोना हैपन. यू प्रॉब्ली वोंट बी एबल टू प्ले वीडियो गेम्स ऑन द प्रोसेसर जिससे आप अपने न्यूक्लियर रिएक्टर की कोर मॉनिटर कर रहे होते हैं. बट एनी हाउ, जस्ट एज अ
हाइपोथेटिकल सिचुएशन, तो उसमें अब जो कोर मॉनिटरिंग का प्रोसेस है उसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलनी चाहिए। यानी उसको फॉर एग्जांपल आप ज़्यादा स्लाइसेस दे रहे हो वर्सेस कम स्लाइसेस दे रहे हो अपनी वीडियो गेम को, ठीक है ना। तो ये प्रायोरिटीज किस ऑर्डर में इन प्रोसेसेस को चलाना है, क्यूइंग किस ऑर्डर में होगी, क्या किसी कोर को फारिग रखना है या सब कोर्स को चला देना है एक वक्त में, दिस इज़ द कंकरेंट और पैरेलल प्रोग्रामिंग रिजीम, जिसको आप बहुत तफसील में पढ़ सकते हैं कुछ अपने कोर कोर्सेज में लाइक इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स, और साथ साथ इन सम इलेक्टिव कोर्सेज जो कि जब कभी ऑफर हों तो यू कैन टेक ऑन लाइक पैरेलल प्रोग्रामिंग एंड कंकरेंट प्रोग्रामिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. So a lot of fun stuff is happening in your machine. It is elegant, it is beautiful, it is worth exploring. So आप में से जो interested हैं, please do explore those things, and you'll find a universe inside your computer that you have never explored. In even your mobile phone, you'll find a whole universe of interesting things. And once you understand them, then only you will be able to innovate and say, okay, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इसको चेंज करके ये कर दूं. And because most of things are available, things are open source, you can actually do that. You can modify Linux core, it's open source, you can change the kernel, you can change the programming of the kernel, and this is how these operating systems get better, this is how these systems get better. So yeah, have fun, have fun with the things that you have learned in this semester, inshallah. All right जी, अगले लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह.